क्लास This में हम लोगों ने conference will now be recorded. अभी तक हम 3 चीजें पढ़ चुके हैं। लाइक का अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स हम लोगों ने जो कवर करी है यहाँ पर, जिसमें आता है लाइक का रिसोर्स ग्रुप क्या है एंड यूज ऑफ द रिसोर्स ग्रुप। रीजंस क्या है, द यूज ऑफ द रीजन, रीजन क्या क्यों यूज करा जाता है। देन वीनेट यानी कि वर्चुअल नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं, एंड वीनेट पेयरिंग, वीनेट पेयरिंग का यूज किस लिए करते हैं। लाइक का एनएसजी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स का एग्जीक्यूशन क्यों करते हैं, एंड क्रिएट वीएम। तो गाइस आई थिंक सो हम लोगों ने अभी तक यही पॉइंट्स पढ़े हैं। यस और नो, एनीवन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस 6 पॉइंट? इन 6 पॉइंट से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। गाइस क्लियर है? जी क्लियर है। नाउ गाइस अब हम चलते हैं डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड सर्वर। हमने टॉपिक ना पहले भी करा था, डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड सर्वर। यस और नो, इफ यू रिमेंबर गाइस, लास्ट वीकेंड Yes. आई थिंक सो ये वाला करा था। बट अब कंसर्न क्या है कि लास्ट क्लास में जब हमने वेबसाइट डिप्लॉय कराई थी सर्वर पे, तो हमने एक सर्वर बनाया था और उस पर्टिकुलर सर्वर पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करती। नाउ दिस एप्लीकेशन नेम इज वेब सर्वर आईआईएस। ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम था वेब सर्वर आईआईएस, जिसके थ्रू हमने वेबसाइट डिप्लॉय कराई थी। नाउ गाइस कि अब अगर आपको ये वेबसाइट एक्सेस करनी थी, तो जो भी आपकी मशीन का आईपी था, लाइक अ पब्लिक आईपी, आपकी मशीन का जो भी पब्लिक आईपी था, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पब्लिक आईपी यू कैन एक्सेस अ वेबसाइट। ये सिनेरियो था एवरीवन, देव, अंकित, Yes sir. महेश, मेहताब, नीतीश। नाउ गाइस अब कंडीशन यहाँ पे क्या आता है, सपोज करो कि दिस सर्वर द कैपेसिटी इज 1 लाख। इस सर्वर की जो कैपेसिटी है वो 1 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज करने की है। नाउ योर रिक्वेस्ट कम्स ग्रेटर देन 1 लाख, तो क्या होगा अगर आपकी रिक्वेस्ट 1 लाख से ऊपर आ जाती है, तो क्या होगा गाइस। नाउ कि सर्वर रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, जिसको हम बोलते हैं कि लाइक का सर्वर हैंग हो गया या सर्वर क्रैश हो गया। तो ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगे आपके पास। गॉट इट द प्रॉब्लम एवरीवन गाइस? ये प्रॉब्लम्स आएंगे या नहीं आएंगे? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। Sir. आरती गॉट इट माय पॉइंट? अंकित, आरती, अरुण? यस सर। अब इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हाई अवेलेबिलिटी। वी हैव एग्जीक्यूट हाई अवेलेबिलिटी। तो अब हम जो यूज करने वाले हैं, सो अब का हमारा जो टास्क होगा कि वो जो टास्क होगा कि डिप्लॉय द वेबसाइट। तो अगेन से सेम ही टास्क है हमारा, बट इस बार टास्क के अंदर क्या है, इन अ टास्क डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड यूजिंग, हमें क्या क्या यूज करना है, कस्टम वीनेट, यानी कि आपको एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना है, एंड लोड बैलेंस। सो आपका जो सिनेरियो है, आपका सिनेरियो क्या होगा कि सबसे पहले हम लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं। लोड बैलेंसर का क्या काम है कि अब हम एक से ज्यादा सर्वर्स एग्जीक्यूट करेंगे, 1 2 3। अब हम एक से ज्यादा सर्वर एग्जीक्यूट करेंगे। अब इन सर्वर्स को जहां पर हम लगाएंगे, उस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी सेट।
यानी कि अगर आप कभी भी लोड बैलेंसर का यूज करते हैं तो जिस भी जगह पर आप अपने सर्वर्स अटैच करोगे, द ऑल सर्वर्स इन अ लोड बैलेंसर connect with same availability set, एक ही अवेबिलिटी सेट के अंदर होनी चाहिए। यानी कि हमें एक अवेबिलिटी सेट बनाना पड़ेगा और जितने भी सर्वर्स होंगे उसे अवेबिलिटी सेट बोलते हैं। और जब हम लोड बैलेंसर्स लगाएंगे, लाइक वी हैव कनेक्टेड लोड बैलेंसर, अब मैं लोड बैलेंसर की बात करता हूं, तो इस लोड बैलेंसर के दो पैनल होते हैं। नाउ द वन पैनल इज अ फ्रंट एंड, एक पैनल होता है इसका फ्रंट एंड, और दूसरा पैनल जो होता है गाइस वो होता है बैक एंड। अनदर पैनल इज बैक एंड। यानी कि ये जो ब्लैक कलर की रो है, बैक एंड में ऑलवेज आपके क्या होंगे, सर्वर्स होंगे। और फ्रंट एंड यानी कि जो भी आपका आईएसपी होगा, तो अब आपकी आईएसपी की जो रिक्वेस्ट है वो आपके फ्रंट एंड से आएगी। यानी कि अभी तक आप जो वेबसाइट एक्सेस कर रहे थे वो वेबसाइट आप डायरेक्ट सर्वर के आईपी से कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, जब आपने फ्रंट एंड लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको फ्रंट एंड में लोड बैलेंसर का एक पब्लिक आईपी मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी से एक्सेस करना है। तो जब आप अपनी वेबसाइट को इस फ्रंट एंड आईपी से एक्सेस करेंगे, तो योर रिक्वेस्ट कम्स इन लोड बैलेंसर। आपकी रिक्वेस्ट कहां पर आएगी, लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा कहां पर, बैकएंड पर। और बैकएंड के अंदर आपका जो सर्वर्स हैं वो कहां पर करेंगे, इसको अवेबिलिटी सेट पर फॉरवर्ड करेगा। अब अवेबिलिटी सेट के अंदर कितने सर्वर्स लगे हुए हैं, 3 सर्वर्स लगे हैं। तो जो भी सर्वर्स यानी कि जितनी भी रिक्वेस्ट है वो इक्वली इन सारे के सारे सर्वर्स पे डिवाइड हो जाएगा। लाइक कि अगर मैं कहता हूं कि आपकी जो रिक्वेस्ट है 30,000 आ रही है, तो 10,000 10,000 और 10,000, यानी कि अब रिक्वेस्ट एक सर्वर पे ना जाके आपकी इक्वली आपके लोड को वो क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। गाइस गॉट इट माय पॉइंट। तो लोड बैलेंसर का क्या काम है, द लोड बैलेंसर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक टू मल्टीपल सर्वर्स, द सर्वर्स कनेक्टेड इन सेम अवेबिलिटी सेट। इज इट क्लियर एवरीवन गाइस? तो हम लोग यहाँ पर लोड बैलेंसर क्यों लगा रहे हैं कि अगर एक सर्वर होगा तो क्रैश हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या मल्टी सर्वर्स लगाए, तो यहाँ पर अवेबिलिटी सेट के अंदर हमारा है, क्योंकि अवेबिलिटी सेट जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। तो गाइज यहाँ पे जो अवेबिलिटी सेट है ये आपका अपडेट डोमेन और फॉल्ट डोमेन, इन दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, अपडेट डोमेन एंड फॉल्ट डोमेन। यानी कि FOULT, अपडेट एंड फॉल्ट डोमेन का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अवेबिलिटी सेट इज मैनेज बाय द अजूरे एंड इट डिस्ट्रीब्यूट कि जितने भी सर्वर्स अगर आप अवेबिलिटी सेट के अंदर लगाते हो, तो पहली बात कि सारे के सारे सर्वर एक कॉमन सप्लाई यानी कि नेटवर्क से और रैक से और पावर सप्लाई से कनेक्ट होते हैं। दूसरा, अपडेट डोमेन का क्या काम होता है कि आपके सर्वर्स पे जो भी नई अपडेट्स आएंगे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो उनको अपडेट करना। तो अवेबिलिटी सेट है कि कॉमन आपकी किसकी पावर सप्लाई मैनेज करना, कॉमन आपके नेटवर्क को मैनेज करना। तो अपडेट डोमेन और फॉल्ट डोमेन का मतलब है कि पैरेलली में यहाँ पर और भी बैकएंड में सर्वर्स यूज होते हैं जो आपके सर्वर्स को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, पावर सप्लाईज को मैनेज करेंगे, नेटवर्क को मैनेज करेंगे। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज अवेबिलिटी सेट
अवेलेबिलिटी सेट इन अजूरे या अपडेट डोमेन और फॉल्ट डोमेन क्या होता है? तो गाइस अवेलेबिलिटी सेट इन अजूरे, सो बेसिकली यही अवेलेबिलिटी ऑप्शंस तो सेट का। तो यहाँ पर जो आपका अवेलेबिलिटी सेट है, जब आप अवेलेबिलिटी सेट बनाएंगे तो यहाँ पर तो नॉर्मली लिखा है अवेलेबिलिटी सेट इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ VM दैट अलाउज अजूरे अंडरस्टैंड हाउ योर एप्लीकेशन इज बिल्ट टू प्रोवाइड ऑफ redundancy and availability. We recommended that 2 or more VMs are created within an availability set to provide for high availability application and to meet in 99.95%. तो गाइस सिंपल सा है कि यहाँ पर मैं एक हायरार्की बना रहा हूँ कि मेरी सर्विस 100% मेरे यूजर्स को मिले, किसी भी एट एनी कॉस्ट में ना हो। सो आप ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी आप अपने सर्वर्स बनाएंगे, लोड बैलेंसर वाला काम करते हैं, तो आपके ऑल सर्वर्स आर अवेलेबल इनसाइड द अवेलेबिलिटी सेट एंड दिस फॉर्क डोमेन और अपडेट डोमेन मैनेज बाय द अजूरे। तो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस लैब? क्या चीज सर थोड़ा बताएंगे ब्रीफ में सर कि क्या हुआ था, मेरा इंटरनेट चला गया था सर। सिंपल सा है कि हमने लास्ट टाइम एक सर्वर बनाया था, वो सिंगल सर्वर था। अगर उस पर हमारी रिक्वेस्ट कैपेसिटी सपोज करिए 1 लाख की है, बट अब मेरी रिक्वेस्ट 2 लाख आ गई, तो क्या होगा? सर्वर क्रैश हो जाएगा, राइट। अब मैं चाहता हूं कि मैंने मल्टीपल सर्वर्स बनाए और मैं एक लोड बैलेंसर लगा रहा हूं कि लोड बैलेंसर क्या करेगा, इक्वली मेरे जितने भी सर्वर्स हैं उन सारे के सारे सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोड को। तो जो भी मेरी पब्लिक ट्रैफिक रिक्वेस्ट आएगी, लाइक अगर मेरे पास यहाँ से 2 लाख रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो इन 2 लाख रिक्वेस्ट को लोड बैलेंसर क्या करेगा, जितने भी अवेलेबिलिटी सेट के अंदर सर्वर्स है उन सब पर इक्वली क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। गॉट इट? यानी कि अगर मेरा कोई सर्वर क्रैश भी होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे नेटवर्क पे। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है अवेलेबिलिटी की, सो गाइस क्लियर कर लेना। तो टाइपिंग करने में हो ही जाती है जल्दबाजी, और शॉर्टकट में चैटिंग वाली आदत पड़ी हुई है ना। तो नाउ गाइस बैक टू प्रैक्टिकल। तो अब इस लैब को अगर करना है, सो गाइस पॉइंट कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। एक बार को हम वीनेट पेयरिंग यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम सेम रीजन में करेंगे, बट आपको ये सारी की सारी चीजें रिक्वायर्ड है। तो एज पर द डायग्राम देखें तो हमें 3 सर्वर्स हैं, बट मैं 2 सर्वर्स बना के चल रहा हूं। एक अवेलेबिलिटी सेट की जब मैं सर्वर बनाऊंगा तो अब मैं अवेलेबिलिटी सेट सिलेक्ट करूंगा। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर। सबसे पहले मैं लॉगिन होता हूं अपने अज़ूरे पोर्टल से एंड क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप। मैं एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं, देन आई एम क्रिएट अ वन वर्चुअल नेटवर्क, then I'm create a NSG, then attach NSG with virtual network. क्या हुआ? नेट काफी स्लो चल रहा है। Now guys, so I'm just click on a resource group and create a load balancer RG. तो थोड़ा सा स्पीड में मैं करूंगा, रीजन है गाइस क्योंकि प्रैक्टिकल लेंथ ही है और टाइम भी शॉर्ट है। एंड रिव्यू एंड क्रिएट करो ना, वो अभी मत पूछे, वो सब्सक्रिप्शन वगैरह पैरेलली मत कर ले, आपको मत समझ में नहीं आएगा, बाउंस चला जाएगा, रट्टा कॉपी पेस्ट मारने से कोई फायदा नहीं है। पैरेलली बिल्कुल कभी लैब मत करना, अगर क्लाउड पढ़ना है तो पैरेलली कभी मत करना। पहले पेन कॉपी लेके टर्म्स को लिखना स्टार्ट कर दो अगर लिख सकते हो। गाइस सेकंड नंबर पे नाउ वी हैव क्रिएट कि एक वर्चुअल नेटवर्क्स में क्रिएट कर रहा हूं। क्रिएट, give the network name, so I'm select a load balancer RG. Network name I'm give the like a LOAD load BALANCER balancer VNet 1. Next give the IP range, so I'm just give the IP range, is it delete and give the IP range is 192.168.1.0/24 and add a subnet, so give the name is like a BACK backend, SERVR server, SUBNET subnet 1.
तो बैकएंड सर्वर्स का सबनेट बना दिया, यानी कि जितने भी सर्वर्स है मैं इस सबनेट से कनेक्ट करूंगा। और मैंने यहाँ पे दे दिया /25 कि बैकएंड में 25 यानी कि 128 आईपीज मैं दे रहा हूँ बैकएंड सर्वर्स के लिए। नाउ ऐड review and create. After that guys, I'm just create a NSG. मैं एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ गाइस। And attach with subnet. So click on NSG, then create NSG, and give the select the load balancer RG and LOAD load BALANCER balancer NSG network security group, and review and create. NSG create करने के बाद now I'm allowed the protocols, then attach NSG with subnet. तो NSG के अंदर protocols allowed कर रहा हूँ, and protocols allowed करने के बाद now we have attached NSG with a subnet. जो subnet हमने बनाया है backend subnet, backend server subnet, उसके साथ attach कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर सर्वर के साथ एक protocols में allowed कराऊँ. So I'm just go to resource, then come to the and click inbound rules, add and any और any कर रहा हूँ guys, but आपको पता है day 1 मैंने customize करा था, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स को अलाउड कराएं। फिलहाल मैंने any कर दिया है, तो आई एम अलाउड अ प्रोटोकॉल इनसाइड द एनएसजी, देन अटैच एनएसजी विद सबनेट, बिकॉज क्योंकि प्रोटोकॉल्स और आईपीज दोनों रिक्वायर्ड है मेरे सर्वर्स के कम्युनिकेशन के लिए। तो एसोसिएट, और मैंने यहाँ पर एक सबनेट बनाया था बैकएंड सर्वर सबनेट, देन ओके। तो यानी कि मैंने एक नेटवर्क भी बना लिया और एक एनएसजी भी एग्जीक्यूट कर दिया है। अब गाइस क्या करूंगा, नाउ वी हैव एग्जीक्यूट वन वर्चुअल मशीन। तो जब मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा एंड क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, नाउ आई एम गिव द नेम। अब मैं यहाँ पे नेमिंग कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। मैंने रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करा, गिव द नेम वेब SERVER सर्वर 1 एंड नाउ इसे अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑप्शंस की जगह मुझे अवेलेबिलिटी सेट। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर VM अक्रॉस द मल्टीपल फॉल्ट डोमेन। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी सेट मैंडेटरी है, बट मैंने यहाँ पर कोई अवेलेबिलिटी सेट बनाया नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट और गिव द नेम लाइक माई अवेलेबिलिटी सेट, मैंने नाम दे दिया इसको। देन फॉल्ट डोमेन्स 2 और अपडेट डोमेन 5 बाय डिफॉल्ट हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट कर लिया, यानी कि अब ये जो वर्चुअल मशीन है वेब सर्वर 1 है, ये मेरे इस अवेलेबिलिटी सेट के अंदर जाके क्या होगा, क्रिएट होगा। क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? इससे पहले मैंने ये अवेलेबिलिटी वाले ऑप्शंस नहीं बताए थे, बट अब आगे वाले लेक्चर्स में हम अवेलेबिलिटी ऑप्शंस आपको बता के चलेंगे। नाउ सिलेक्ट स्टैंडर्ड, सिलेक्ट 2016, और सारे सर्वर्स एक ही सेट में होने चाहिए। अब ये नहीं कि VM2 बना रहे हो तो नया अवेलेबिलिटी सेट बना दें, अब आप एग्जिस्टिंग सिलेक्ट करना, ICCP info TCS stack। next, and you can see the networking, backend server subnets, public IP, and review and create। So validation of the following requirement is missing। तो बेसिक में हमारी कुछ इंफॉर्मेशन है, तो वो अवेलेबिलिटी सेट हमने सेलेक्ट नहीं करा बनाने के बाद। अबे यार
तो वैलिडेशन पास हो गया एंड क्रिएट। नाउ गाइस कि ये हमारी पहली मशीन बनी है। अब मैं क्या करूंगा, अब इस पूरे केस में क्या करा है कि अभी हमने सारी की सारी जो मशीन है वो एक एबिलिटी सेट में लगाई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशंस क्या आती है, नेक्स्ट कंडीशन आप यहाँ पर आती है कि वी हैव क्रिएट अनदर सर्वर। मैं अब यहाँ पर एक और सर्वर एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। द सर्वर नेम इज वर्चुअल मशीन्स, देन क्लिक ऑन क्रिएट। Resource group, load balancer, web server server 2 and अब availability options की जगह now I'm select the availability set और जो set हमने बनाया था वो set यहाँ पर visible हो जाएगा my set। तो इससे क्या कि दोनों मशीन मेरी सेम availability set पे आ जाएंगे as per the डायग्राम जो मैंने ब्राउन कलर से बनाया हुआ है। 2016 next and now guys again my machine is connected to same subnets and this is IP and review and create। guys अगर आपकी मशीन सेम एबिलिटी सेट में नहीं है तो ये लैब एग्जीक्यूट नहीं होगी। आगे इतनी मेहनत करने के बाद भी आप आगे जाके स्टक हो जाओगे। so guys we have execute a two servers। मैंने यहाँ पे दो सर्वर्स बना दिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लोड बैलेंसर बनाना है। अब यहाँ पर एक टर्म्स देख लेना, मैं आपको दोबारा से एक चीज बता रहा हूँ। ये मैंने एक एबिलिटी सेट बनाया है और पर्टिकुलर इस एबिलिटी सेट के अंदर मैंने दो सर्वर्स लगा दिए। एक सर्वर का नाम मैंने रखा है वेब 1, दूसरे का मैंने रखा है वेब 2। यस और नो? इज इट क्लियर? अब यहां पर इन दोनों के लिए मैंने एक एनएसजी बनाया था, नेटवर्क सिक्योरिटी, और एनएसजी के अंदर ऑल ट्रैफिक कर दिया, यानी कि पोर्ट नंबर 80 जो कि एचटीटीपी का है वो अलाउड है और आरडीपी भी अलाउड है। इतना क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है? ये वाला Yes. पार्ट अभी तक हम लोगों ने कर दिया है। अब मुझे बनाना है एक लोड बैलेंसर। नाउ वी हैव एग्जीक्यूट वन लोड बैलेंसर। अब मैं जब एक लोड बैलेंसर बनाऊंगा तो जब लोड बैलेंसर मैं क्रिएट कराऊंगा तो लोड बैलेंसर में सबसे पहले वो मेरे से पूछेगा फ्रंट एंड कि आप अपने फ्रंट एंड डिटेल को एग्जीक्यूट करिए। गॉट इट? फ्रंट एंड का मतलब है कि आपके लोड बैलेंसर पर ट्रैफिक कहां से आएगा। तो मैंने उसके लिए क्या करा कि मेरे लोड बैलेंसर पे जो ट्रैफिक आएगा वो आएगा फ्रंट एंड से। तो जब फ्रंट एंड होगा तो यहाँ पे फ्रंट एंड का वो एक आईपी एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि हमारे पास इंटरनेट है। जब फ्रंट एंड बनाएंगे तब आईपी ऑटोमेटिकली वहां पे पूछेगा वो। तो हमारे पास इंटरनेट से ट्रैफिक आएगा फ्रंट एंड पे। तो गाइस जब आप फ्रंट एंड पे करेंगे उसके बाद वो पूछेगा कि लोड बैलेंसर इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कहां पर करेगा। तो जब फॉरवर्ड की बात आएगी तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां एक हमने बनाया हुआ है एनवीनेट। क्लियर? और आपका जो ट्रैफिक है वो कुछ इस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि इन सर्वर्स पे जाएगा वो वाया वीनेट एनएसजी होते हुए जाएगा। यस और नो? तो अब जब हम यहां पर दूसरा जो पैरामीटर्स आएगा हमारा वो आएगा बैकएंड का। दूसरा जो पैरामीटर आएगा कि लोड बैलेंसर ट्रैफिक को कहां पर फॉरवर्ड करेगा।
बैक एंड पर, यानी कि फ्रंट एंड की जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कहां पर आएगी, बैक एंड पर। और बैकएंड के अंदर आप क्या चीज ऐड करोगे, बैकएंड के अंदर एक तो आपका ऐड होगा वीनेट और दूसरा आपका ऐड होगा अवेलेबिलिटी सेट। और अवेलेबिलिटी सेट के अंदर जो भी सर्वर्स हैं वो सारी चीज बैकएंड पे आएगी। क्लियर एवरीवन? यानी कि लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट कहां से उठाएगा, फ्रंट एंड पर, और फॉरवर्ड कर देगा बैकएंड, और बैकएंड में जितने भी सर्वर्स होंगे सब पर इक्वली। अब इसके बाद यहां पर वो एक और चीज पूछेगा, लोड बैलेंसर रूल। तो हमें यहां पर लोड बैलेंसर रूल क्रिएट करने पड़ेंगे। इनबाउंड और आउटबाउंड, तो आउटबाउंड नहीं करना, हमें इनबाउंड रूल क्रिएट करना है। और इनबाउंड रूल क्या कहता है कि मेरा जो प्रोटोकॉल टाइप्स है, क्योंकि बैकएंड और फ्रंट एंड और लोड बैलेंसर, यहां पर तो प्रोटोकॉल टाइप टीसीपी, पोर्ट नंबर एचटीटीपी, प्रोटोकॉल एचटीटीपी एंड पोर्ट नंबर 80, ये हमें अलाउड करना पड़ेगा। यानी कि अगर फ्रंट एंड में 80 की जगह 81 आपने कर दिया तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, लोड बैलेंसर पे आपने प्रोटोकॉल टाइप चेंज कर दी तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, बैकएंड में प्रोटोकॉल टाइप चेंज कर दी तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, और कहीं भी अगर आपने प्रोटोकॉल टाइप चेंज कर दे तो कम्युनिकेशन। तो यानी कि शुरू से लेके एंड तक वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स और पोर्ट नंबर्स अलाउड होने चाहिए जिसके थ्रू आपका ट्रैफिक पास आउट होगा। क्लियर माय पॉइंट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? क्या चीज समझाना चाह रहा हूं मैं? तो अब जब मैं लोड बैलेंसर बनाऊंगा तो गाइस ये सारे के सारे ऑप्शंस आएंगे अब आपके, यानी कि आपको फ्रंट एंड, बैक एंड, लोड बैलेंसर रूल्स, ये सारे के सारे रूल्स, ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। तो नाउ हाउ टू क्रिएट लोड बैलेंसर। तो यहां पर अभी मेरे 2 सर्वर्स बन गए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ अटैच सर्वर विद लोड बैलेंसर, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 लाइंस एंड क्लिक लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर का काम क्या है, अजूरे की एक अच्छी बात है जो कि AWS में नहीं आता है, वो यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स की लाइन डाल देता है। Built in load balancer for cloud service with virtual machines, you can create high availability and scale application in minutes. Azure load balancer support TCP UDP based protocols such as HTTP, HTTPS and SMTP, and protocol used for real time voice and video message applications. So एक high availability infrastructure बनाना है, so we have created a load balancer. अब यहाँ पर हम ये जो load balancer बना रहे हैं विद इन रीजन बना रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा कि हो सकता है कि आपके सर्वर्स अलग अलग कंट्रीज में हो। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सेम कंट्रीज में हमने अपने सर्वर बनाए हैं। तो जब भी आप सेम रीजन में सर्वर्स बनाते हैं तभी ही आपको अवेलेबिलिटी सेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके सर्वर्स अलग अलग रीजन्स में हैं तो वी डोंट रिक्वायर्ड अवेलेबिलिटी सेट, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने क्या है, सेम रीजन लिया है, नेक्स्ट टाइम डिफरेंट रीजन लेंगे, क्योंकि दोनों टाइप्स का इंफ्रा बना के चल रहा हूं, विद इन रीजन और आउट ऑफ मल्टी रीजन। नाउ गिव द नेम ऑफ द लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर का नेम मैंने दे दिया लाइक का ICCP info TECS-LB सेंट्रल इंडिया, और मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड ले रहा हूं गाइस। और यहाँ पे इंटरनल लेना है, पब्लिक लेना है। इंटरनल लिया तो विद इन अ क्लाउड होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, लोड बैलेंसर के थ्रू वेबसाइट एक्सेस करें। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन पब्लिक। देन रीजनल, एक ही रीजन में मेरा, इसलिए मैं रीजनल ले रहा हूं क्योंकि मेरे सर्वर्स क्या विद इन रीजन बने हुए हैं। अगर अलग अलग रीजन में होते, लाइक एक सर्वर ऑस्ट्रेलिया, एक जापान, एक इंडिया, तो मैं ग्लोबल ऑप्शन सेलेक्ट करता। लेकिन सर तब तो लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ती, तब भी पड़ती ना, लोड तो एक एंड से आएगा ना। अच्छा, लोड तो एक ही एंड से आएगा ना, वो तो देखिए एक सर्वर पे ना जाके मल्टी सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए हम लगा रहे हैं। आगे ट्रैफिक मैनेजर आएगा, फिर हम चाहेंगे कि यूएस का ट्रैफिक यूएस के सर्वर पे जाए, वहां का ट्रैफिक वहां पे जाए, वो सब भी हम कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फ्रंट एंड IP कॉन्फ़िगरेशन।
तो फ्रंट एंड आईपी में ऐड एंड लाइक INTER and it internet ACC internet request IP। सर ये वो आईपी होगी ना जो जहां से हम वेबसाइट एक्सेस करेंगे, मतलब पब्लिक मतलब हिट करेगी जहाँ से बाहर। बिल्कुल जहां से पब्लिक रिक्वेस्ट हिट करेगी वो इस आईपी पे हिट इस करेगी। IP पे। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है? इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि अब आपकी जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट सर्वर पे नहीं आ रहा है। सिक्योरिटी भी तो रहेगी। ये सिक्योरिटी मिल गई ना एक हमने, कि पहले क्या था, पहले ट्रैफिक डायरेक्ट हमारे सर्वर को हिट कर रहा था। और कोई अटैकर भी अटैक नहीं कर सकता। अब क्या है कि अब मेरा ये जो आईपी है मेरे सर्वर्स का है ही नहीं, तो मेरी जो है डायरेक्ट ट्रैफिक सर्वर पर नहीं है, तो सर्वर मेरे क्या हो गए, सिक्योर हो गए ना। देन IPv4 एंड public IP, so create like LB-FRONT front end IP। तो मैंने यहाँ पे एक IP एलोकेट कर लिया गाइस। जॉन रेजिडेंट का मतलब है कि अभी यहाँ पर जॉन रेजिडेंट का मतलब है कि मेरे सर्वर किसी भी जॉन में हो सकते हैं, बट हमने अभी कोई जॉन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखा, तो नो जॉन कर दिया है। तो अगर मेरे सर्वर अलग अलग जोन में बनाता तो मुझे जोन रेजिडेंट लेना पड़ता, तो नो जोन कर दिया, मतलब हो सकता है किसी भी जोन में हो या कहीं पर भी हो सकते हैं। तो आगे हम अभी जोन भी पढ़ेंगे, फिलहाल एबिलिटी सेट लिया हमने, ओके करा, देन ऐड। तो यहाँ पर ये फ्रंट एंड आईपी है, ये आईपी आपको मशीन क्रिएट होने के बाद विजिबल होगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, बैक एंड पूल। इन अ बैक एंड पूल यू कैन ऐड क्या, अपने सर्वर और नेटवर्क। तो नेम ऑफ द बैकएंड पूल लाइक माई BACK बैकएंड सर्वर। नाउ सिलेक्ट नेटवर्क कि आपके जो सर्वर है किस नेटवर्क पर है। सो हमने बैकएंड वीनेट बनाया था, अगर आपने एक से ज्यादा बना रखे हो सारे वीनेट आएंगे। अब यहां पे क्या आ रहा है, ऐड वर्चुअल मशीन। तो जो भी वर्चुअल मशीन बनाई है वो दोनों वर्चुअल मशीन यहां पे क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी। नाउ आई एम क्लिक ऑन दिस वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे देखिए दोनों मशीन सेम एबिलिटी सेट में है, अगर ये नहीं होंगी तो ये काम नहीं करेगा, गिव यू द एरर। एंड सी, तो बैकएंड पूल में मैंने क्या करा, मशीन सेट करा दी। नाउ अब बोल रहा है वो इनबाउंड रूल, यानी कि फ्रंट एंड टू जो बैकएंड ट्रैफिक जाएगा वो किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के थ्रू एग्जीक्यूट होगा, यानी कि फ्रंट एंड पे किससे आ रहा है और बैक एंड में आप कौन सा प्रोटोकॉल लेना चाहते हैं। तो आप अलग अलग भी ले सकते हो कि आप चाहते हो पोर्ट नंबर 80 से जा रहा है बट इंटरनली पोर्ट नंबर 90 पे क्या हो, फॉरवर्ड हो, तो उसके लिए आपको फिर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोटोकॉल चेंज करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट इनबाउंड रूल्स में आया, तो इनबाउंड रूल्स ऐड लोड बैलेंसर रूल and name like my RUL rule for IPv4। अब वो पूछा है कि फ्रंट एंड सिलेक्ट करो फिर बैक एंड सिलेक्ट करो। तो फ्रंट एंड मैंने बनाया था इंटरनेट रिक्वेस्ट और बैक एंड मैंने बनाया था माई बैक एंड सर्वर। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किससे होना चाहिए, TCP। पोर्ट नंबर कौन सा होना चाहिए, 80, यानी कि HTTP। अब बैक एंड, सॉरी एक मिनट, बैकएंड का भी पोर्ट मुझे क्या करना है, 80 देना है बेटा का यहाँ पर, क्योंकि दोनों पर सेम ही पोर्ट होना चाहिए, यानी कि पोर्ट्स क्या है, 80 है। तो बैकएंड पोर्ट का भी पोर्ट नंबर 80 है। हेल्थ प्रोब, हेल्थ प्रोब का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है वो विद इन कितने सेकंड्स में ओपन हो जानी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो आइडियल टाइम आउट है गाइस, ये आइडियल टाइम आउट है कि आपके अगर 4 मिनट तक अपने सर्वर्स पे कोई एक्टिविटी नहीं करी तो वो आपकी रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर्स पे रीडायरेक्ट कर देगा, यानी कि 4 मिनट तक आपने सर्वर्स पे कोई एक्टिविटी नहीं करी, उसके बाद अगर आपने रिफ्रेश करा तो आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर 1 की जगह सर्वर 2 पर भेज देगा। तो यहाँ पे हेल्थ प्रोब में कर रहा हूँ और हेल्थ प्रोब का नाम मैंने दे दिया माई हेल्थ, माई LB हेल्थ। तो ये हेल्थ क्या है, ये हेल्थ है कि हर 5 सेकेंड्स में ये एक दूसरे को आपस में कनेक्टिविटी क्या करेंगे, चेक करेंगे, यानी कि अपने आप को ट्रिगर्ड करेंगे, आपस में ही अपनी कनेक्टिविटी को चेक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन सेव।
तो फ्रंट एंड का भी पोर्ट सेम कर दिया, बैक एंड का भी पोर्ट सेम कर दिया, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया था कि मुझे एक लोड बैलेंसर रूल बनाना पड़ेगा इनबाउंड का, जहां पर मैं सेम ही प्रोटोकॉल्स और पोर्ट नंबर करूंगा। अब आपने क्या हुआ, यहां पर अगर आपने 90 दे दिया और यहां पर आपने 80 दे दिया, तो अब आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगी, अपनी हेल्थ प्रो यानी कि जब आप रूल बनाएंगे तो बताना पड़ेगा 80 टू 90 जाए। लेकिन जब आप यहाँ पे 90 देंगे तो डेफिनेटली बैक एंड पूल में यहाँ पर रिक्वेस्ट 90 आएगी, तो यहाँ एनएसजी में भी पोर्ट नंबर 80 की जगह 90 अलाउड करना पड़ेगा आपको। और 90 अलाउड कर दिया तो विंडोज के अपने खुद के भी फायरवॉल्स होते हैं, तो उन पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्ट नंबर 90 मेंशन करना पड़ेगा। तो बाहर से तो 80 से आ रहे, बट इंटरनली आपने किसी और पोर्ट पे रिडायरेक्ट कर दिया ट्रैफिक, तो सेम पे नहीं होता है। इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट पोर्ट्स पर ही रिडायरेक्ट होता है। लाइक हम 80 ले लेते हैं, 80-90 ले लेते हैं, 2000 ले लेते हैं, 9000 ले लेते हैं, बिकॉज द 65,535 प्रोटोकॉल्स है, तो हम जो मर्जी प्रोटोकॉल नंबर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। खुद से नहीं, कंपनी के हिसाब से। आउटबाउंड रूल्स कुछ नहीं बनाना यहाँ पर मेरे को, देन टैगिंग भी मैं कुछ नहीं दे रहा, डायरेक्ट आई एम क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट। तो आउटबाउंड ट्रैफिक होता है कि कौन सी रिक्वेस्ट मेरे पास आए, एंड नाउ क्रिएट। कहीं भी अगर प्रॉब्लम्स आपने करी होगी तो आपकी ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा। नाउ गाइस आई एम लॉग इन विद सर्वर। जब तक मेरा लोड बैलेंसर बन रहा है, मैं क्या करता हूं, मैंने जो सर्वर्स वर्चुअल मशीन बनाई है, वेब सर्वर 1 की वर्चुअल मशीन बनाई है, आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी में इन दोनों मशीन को लॉग इन करता हूं, दोनों पे एक एक वेबसाइट एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन, कर रहा हूं ना, अब जब तक वो बनेगा जब तक मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। ADMINISTRATOR एंड पासवर्ड इज ASTR। सर ICCP था इसमें। यार बार-बार तो ये गाइस YouTube चैनल नेम है मेरा, प्रमोशन कर रहा हूँ, बट फिर भी आप लोग देखते नहीं हो। तो ये मैं रोज सर्वर देखता मैंने, हूँ। चलो यार अच्छी बात है, देखते हो तो। नाउ कॉपी, कंट्रोल V। तो यहाँ पे जो अब पहली लैब करी थी ना, डिप्लॉय वेब सर्वर, वही वाला करना है। तो गाइस वो आपकी वीडियोस डाउनलोड हो गई है, मैं अभी इस लेक्चर के बाद ही अपलोड कर दूंगा, दोनों वीडियोस पुरानी और ये भी हो जाएगी अभी। तो गाइस यहाँ पर मैंने दोनों सर्वर्स कर ली। देखिए इसका IP 99 है और इस वाली मशीन का वेब सर्वर 1 का IP मेरा 97 है। नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन से लॉग इन हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वेब सर्वर सर्विस को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो 97 वाला जो है ये मेरा वेब सर्वर 1 है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स। तो लास्ट टाइम मैंने वेबसाइट को डाउनलोड करके कॉपी एंड पेस्ट करा था, आपकी मर्जी आप अलग अलग कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं दो अलग अलग फाइल को एडिट कर दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे जा रही है सर्वर 2। जब आप लोग एक्सेस करेंगे तो आप देखना कुछ कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे आएगी और कुछ की सर्वर 2 पर आएगी, क्योंकि लोड बैलेंसर क्या करेगा, जो भी उसको हिट करेगा उनकी रिक्वेस्ट को इक्वली दोनों सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो आई एम जस्ट क्लिक ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड इंस्टॉल द वेब सर्वर IIS। ये वाले लेक्चर हमने लास्ट क्लास में करा था। नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। तो अभी मैंने वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करी है। सेम एज आई एम इंस्टॉल वेब सर्वर सर्विस इन अनदर सर्वर। क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स। Now add roles and features. Next, 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 and web server IIS. Then next, 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 and install. Guys, when you install the web server services, now the one directory is automatically created in a C drive.
So now I'm just go to the web server 1. यहाँ पर मेरी web server सर्विस इंस्टॉल हो रही है. So now you can see कि जो भी मेरा वेब सर्वर होगा उस वेब सर्वर के सी ड्राइव के अंदर अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पर मेरी एक डायरेक्टरी एग्जीक्यूट होगी विद द नेम ऑफ inetpub. ये डायरेक्टरी तभी आएगी आपकी जब आपकी वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल होगी. नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरा एक डिफॉल्ट पेज ओपन हो रहा है, मैं इस पे लिख देता हूँ वेब सर्वर 1. वेब SERVS सर्वर 1 इन क्लाउड. तो यहाँ पर ये मैंने टैग कर दिया कि आपके पास ये पेज ओपन होके आएगा गाइस. तो ये आपके पास वेब सर्वर 1 लिखा आएगा. नाउ आई एम कम टू हियर, रिमोट सेशन क्लोज कर दिया. अब वेब सर्वर 2 पर भी मैं एडिट कर देता हूँ और इस वाले पे मैं वेब सर्वर 2 दे देता हूँ. यानी कि अब आपके पास जो वेबसाइट आएगी वो वेब 1 और वेब 2 लिखी आएगी. तो कम टू द सी ड्राइव. तो नॉर्मल ये कि आप या तो वेबसाइट्स को कॉपी पेस्ट कर लो. तो inetpub www-root और इसका मैं सबसे पहले गाइस कलर चेंज कर देता हूँ. तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है और इस पे मैं लिख देता हूँ वेब सर्वर 2. अगर मैंने दोनों को सेम ही कर दिया तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो वेब सर्वर 1 से आ रही है या वेब सर्वर 2 से आ रही है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग दिया, बट रियल टाइम में सारे सर्वर्स मिरर कॉपी बनेंगे एक दूसरे के. गॉट इट एवरीवन? नाउ गाइस आई एम क्लोज दिस सर्वर आल्सो. तो सेव करने के बाद मैंने इस सर्वर को भी क्लोज कर देना है. तो मैंने दोनों मशीन पर क्या कर लिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है. नाउ क्लिक ऑन होम और मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ अपने पैनल को, पूरे इंटायर पैनल को मैं गाइस रिफ्रेश कर रहा हूँ. एंड नाउ क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन बैक टू, एंड वर्चुअल मशीन पे जाने के बाद क्लिक ऑन वेब 1. इसका 90. अब गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वेबसाइट एक्सेस करनी है. सो अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे कि जब भी आपको वेबसाइट एक्सेस करनी थी, जो हमने फर्स्ट लैब करी थी लास्ट वीक, तो वहां पे आप वेब सर्वर में जाके इस पर्टिकुलर आईपी से एक्सेस करते थे. यस और नो? इस केस में डायरेक्ट है. सो जब भी हम लोड बैलेंसर यूज करते हैं, यहाँ तो मैंने आईपी दे दिया, बट जब भी हम लोड बैलेंसर करते हैं वी डोंट रिक्वायर अ पब्लिक आईपी एड्रेस. हम कभी भी पब्लिक आईपी अपने सर्वर्स पे देते ही नहीं है, क्योंकि लोड बैलेंसर अगर आपने लगा दिया तो ये आपके प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट करता है. क्लियर एवरीवन? तो यहां से यहां तक का जो भी कम्युनिकेशन होता है वो प्राइवेट आईपी से होता है. तो सर्वर पे काम करने के लिए मैंने क्या करा, पब्लिक आईपी दिया है कि सर्वर पे वेबसाइट एग्जीक्यूट करनी है मेरे को. क्लियर एवरीवन? अदरवाइज मैं यहाँ पर अगर वीपीएन यूज कर लेता तो मुझे पब्लिक आईपी की भी नीड नहीं होती, फिर मैं प्राइवेट आईपी से एक्सेस कर लेता, जो हम आगे करेंगे. वन बाय वन चलते हैं. अब आता है टेस्टिंग. सो टेस्टिंग के लिए गाइस नाउ आई एम गो टू द लोड बैलेंसर एंड शेयर विद यू आईपी एड्रेस. तो ये मेरा लोड बैलेंसर है एंड यहाँ पर मैं आपको आईपी शेयर कर रहा हूँ. तो आईपी को दिख ही नहीं रहा यहाँ पर. क्यों भाई, नहीं दिख रहा ना? चलिए, यहाँ भी नहीं दिख रहा. तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं बैकएंड पूल में जाता हूँ. आईपी आ भी गया वहां पर गाइस, और बैकएंड पूल में आने के बाद फ्रंट एंड आईपी पे आता हूँ. और यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फ्रंट एंड आईपी आ रहा है. कॉपी एंड नाउ गाइस प्लीज आप इस आईपी को ब्राउजर में पेस्ट करके बताइए कि क्या आपके पास वेबसाइट्स ओपन हो रही हैं. अगर हो रही हैं तो किसके पास कौन सी हो रही है. प्लीज पेस्ट दिस आईपी इन अ ब्राउजर 104.211.96.28.
तो मैं भी चेक कर लेता हूँ मेरे पास कौन सी एक्सेस हो रही है। पहले आप लोग आईपी लिख लीजिए, मैंने उसे चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया आईपी। कौन सा आ रहा है? तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, उनके पास 2 आ रहा है, वेब सर्वर 2 आ रहा है गाइस। 1 आ रहा है सर, मेरे पास 1। सर 1 आ आपके रहा है। पास, तो आप लोगों के पास 1 आ रहा है, उसके पास 2 आ रहा है, मेरे पास भी गाइस 1 आया है। अब जो आइडियल टाइम है कि मैं अगर इसको आप मल्टीपल टाइम्स इसको रिफ्रेश करते रहो तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका वेब सर्वर 1 से 2 पे चला जाएगा। तो आपका ही हो गया है। और किसी ने चेक करा गाइस? मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया है। हाँ सर, आप यहाँ मेरा पे 2 आ रहा है। 2 आ रहा है ना, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 1। देखिए बट मैंने तो आईपी कॉमन ही दिया है, यानी कि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो कौन कर रहा है? नाउ द रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट बाय द लोड बैलेंसर। सो अब आई थिंक सो आपने प्रैक्टिकल कराया, सो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर लोड बैलेंसर मैंने किस लिए लगाया है। तो अब मेरी रिक्वेस्ट एक सर्वर पे ना जाके वो क्या हो रही है, मल्टी सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो गाइस गूगल, फेसबुक, याहू आप जो भी यूज करते हैं ना, तो हर कंपनी लोड बैलेंसर लगा के रखती है, क्योंकि अगर एक ही सर्वर पे जाएगी तो सर्वर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो कंपनी मल्टीपल सर्वर्स लगा के रखती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ पे अगर आप 3 से 4 मिनट के बाद रिफ्रेश करेंगे, आइडियल टाइम जो हमारा सेट है वो उससे कम नहीं हो सकता आइडियल टाइम। अब देखिए मोस्टली जिन लोगों के पास भी वेब सर्वर 1 आ रहा है, अब मैं अगर XYZ किसी भी रीजन से मेरा वेब सर्वर 1 क्रैश कर गया, तो आई एम जस्ट कम टू द वर्चुअल मशीन। हाँ यशवंत जी। और वर्चुअल अरे मशीन पे आने के आप बाद कुछ बोल रहे थे क्या? क्या मनीष? नहीं, हाँ, और कुछ बात हुई क्या? अरे भाई माइक ऑफ कर लो, कोई बात नहीं हुई। तो वेब सर्वर 1 अभी आ रहा है और गलती से मेरा क्या हुआ, वेब सर्वर 1 सपोज करिए क्रैश कर गया या डेल। तो मुझे अगर और भी सर्वर ऐड करने हैं तो उससे मुझे अब क्या करना पड़ेगा, लोड अवेलेबिलिटी सेट के अंदर जाके सर्वर क्या करने हैं, सेट करने हैं। वो अपने आप ही क्या होगा, लोड बैलेंसर से कनेक्ट हो जाएंगे। गॉट इट गाइस? अवेलेबिलिटी सेट क्यों बनाया है कि मुझे अगर रिमूव या कुछ भी करना है तो मैं अवेलेबिलिटी सेट के अंदर जाके करूंगा। और मैंने यहाँ पर क्या करा, दिस इज अ डिलीट। मैंने अपना वेब सर्वर 1 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब अवेलेबिलिटी सेट में एक ही सर्वर रह गया, यानी कि आप सबके पास जो रिक्वेस्ट है वो मेरे सर्वर 2 पर मूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 तो क्रैश हो गया। तब जो भी एक्टिव सर्वर है, लोड बैलेंसर क्या करेगा, सारी रिक्वेस्ट को उसी सर्वर पे। अब अगर आपका सर्वर डाउन हुआ है, क्रैश हुआ है, तो इमीडिएटली जो भी क्लाउड टीम है वो नया सर्वर यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगी और एड ऑन कराएगी। ये उसका काम है। लाइक रिफ्रेश पैनल को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास अब एक ही वर्चुअल मशीन दिखेगी। तो डिलीट हुई या नहीं हुई अभी? क्या बात है, ये ऐसे डिलीट नहीं होगी। क्लिक, नॉट फाउंड आ गया है गाइस वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन 2 आ रही है और गाइस अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए मेरी रिक्वेस्ट 2 पे चली जाएगी और आप लोगों की भी। तो प्लीज रिफ्रेश एवरीवन। तो हमने ना तो कोई यूआरएल चेंज करा ना ही कुछ करा, ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा काम जो है वो कौन कर रहा है, लोड बैलेंसर कर रहा है। क्लियर गाइस? एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ गाइस कि ये जो रिसोर्स ग्रुप का बेनिफिट क्या है कि जितनी भी चीजें हमने बनाई थी वो सारी इसके अंदर है। अब अगर मैं इस रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करूंगा तो इसके साथ अंदर जितनी भी चीजें बनाई है वो सारी की सारी चीजें अपने आप ही डिलीट हो जाएंगी। आपको हर जगह जाके एक एक करके डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर अगर आपको लगता है कि सही है, आपके फेवर में है ये वीडियो, तो प्लीज कमेंट भी वीडियो पे करके जरूर जाना। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, बट हमारे एक कलीग आए हुए हैं, कह रहे हैं यार आप ऐड कर दिया करो अपनी वीडियो के आखिरी में। थैंक यू गाइस। तो आप बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए।